हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हम जो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की होता क्या है? क्योंकि रक्त में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है O2, O2 क्या काम आता है? हम लेते हैं भोजन, भोजन में होता है C6H12O6। ग्लूकोज वो करता है O2 से क्रिया, O2 से क्रिया करके बनाता है ऊर्जा, और जो ऊर्जा होती है वह बॉडी के ऑल फंक्शंस को करने के लिए काम में आती है। इसके बाद हमें रक्त का परिवहन करना है, और जो ये सिस्टम है उसको सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। हम ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट लेते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखते तो हमें छोटी छोटी संरचनाएं नजर आती है जिनको हम कहते हैं सेल, और सेल से मिलकर बना हुआ होता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजों का हमें अध्ययन करना है: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट में हमें क्या पढ़ना है? हार्ट की स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी डिजीज। ब्लड का हम आगे अध्ययन करेंगे, ब्लड वेसल्स, जो कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित करने का काम करती है। ठीक, क्योंकि रक्त वाहिनियों में ब्लड परिवहित होता है, इसलिए इस जो सर्कुलेशन है उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, बंद परिसंचरण। ये पाया जाता है मानव और मेंढक में। इसके अलावा जिनमें रक्त वाहिनियों में प्रवाहित नहीं होता है उनमें होता है साइनस में या बॉडी कैविटी में, ऑर्गन्स उसी में डूबे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, और ये होता है कॉकरोच में। नेक्स्ट हमने देखा था हार्ट की सिचुएशन। हार्ट कहाँ पर स्थित होता है? हार्ट होता है वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। फिर हमने हार्ट की संरचना देखना स्टार्ट किया था। संरचना में हमने देखा था कि हार्ट के होते हैं चार चेम्बर, चार चेम्बर होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं चतुर्कक्षीय टेट्रालोब। इसके बाद हमने देखा था इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके बाद ये जो कक्ष है इनके नाम हमने दिए थे, इनके नाम थे एट्रियम और वेंट्रिकल। इधर वाले लेफ्ट, इधर वाले राइट। इसके बाद हमने देखा था ब्लड की सर्कुलेशन की दिशा सर्कुलेशन की दिशा क्या होती है? लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से माइट्रियल वाल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमी लूनर वाल्व के थ्रू और एओर्टा के थ्रू जाता है बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स से आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। ये हमने ब्लड के सर्कुलेशन का पाथ देखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो ब्लड होता है ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सामान्यतया प्रवाहित होता है आर्टरी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रवाहित होता है वेन्स में। हमने ये सर्कुलेशन का पूरा एक डायग्राम बनाया था। लंग्स से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन अगेन लंग्स में। एक साइकिल में जो ब्लड है वो दो बार हार्ट से जाता है, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है मानव में। इसके अलावा जो ये रक्त है मानव में दो बार फेफड़ों हार्ट से जाता है। मछली में ये क्या होता है? एक बार ही हार्ट से गुजरता है, इसे कहते हैं एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन। हमने देखा कि ह्यूमन का हार्ट होता है चतुर्कक्षीय, ह्यूमन, और जो फिश होते हैं उनका हार्ट होता है द्विकक्षीय। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में होता है त्रिकक्षीय। रेप्टिलिया में जो मगरमच्छ होते हैं उनमें भी चतुर्कक्षीय हार्ट पाया जाता है। अब हम आगे क्या स्टडी करेंगे? हमने देखा कि जो ये सर्कुलेशन है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स में जाता है। ये पूरी जो है इसको हम कहते हैं एक साइकिल।
ब्लड का, रक्त का लंग्स से निकलकर दोबारा लंग्स में जाना, इसे कहा जाता है एक साइकिल। ब्लड जो है कहाँ से जा रहा है, लंग्स से जा रहा है, और विभिन्न जो पार्ट है उसमें होते हुए दोबारा जाता है लंग में। तो इस पूरे जो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कहेंगे एक साइकिल। इसमें हार्ट के विभिन्न पार्ट्स आ जाएंगे। तो ब्लड का लंग्स से निकलकर दोबारा लंग्स में जाना एक साइकिल है। लंग्स से निकलकर दोबारा लंग्स में जाना एक साइकिल है। और जो ये साइकिल है इसमें लगता है टाइम 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का एक साइकिल में टाइम लगता है। और हम अब देखें कि एक मिनट में या 60 सेकेंड में ये जो साइकिल हमने देखी वो कितनी बार होती है। एक मिनट में या 60 सेकेंड में ये जो साइकिल है लंग्स से ब्लड का निकलकर दोबारा लंग्स में जाना हार्ट के थ्रू, ये हम एक मिनट में देखें तो एक मिनट में होती है 72 साइकिल पर मिनट। 72 साइकिल पर मिनट, इसे कहते हैं हम हार्ट रेट। ठीक आया समझ में। लंग्स से ब्लड का निकलकर दोबारा लंग्स में जाना, उसमें होता है 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। और हम ये देखें कि एक मिनट में या 60 सेकेंड में कितनी बार ये साइकिल चलती है, तो ये साइकिल चलती है 72 बार। इसको हम जनरली ले सकते हैं कि ये 60 से 80 साइकिल पर मिनट होती है। जनरली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी में 72 नहीं है, 72 से थोड़ा ऊपर या नीचे है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन अपन मान सकते हैं। अब मैं आपको दो टर्म बताती हूं। ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया, इसमें क्या होता है, इसका मतलब आप समझिए, ट्रेकी तेज और ब्रेडी स्लो। जब ये हार्ट रेट इस वाली लिमिट से तेज चलने लग जाती है, ये 60 से 80 साइकिल पर मिनट से ज्यादा चलने लग जाती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेकीकार्डिया। 60 से 80 साइकिल पर मिनट, इससे अगर तेज चलने लग जाती है हार्ट रेट, तो उसे कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं ट्रेकीकार्डिया। और जब ये ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, इसमें 60 से 80 साइकिल पर मिनट से कम चलने लग जाती है, तो उसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। आया समझ में। ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया दो टर्म हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको एक बार आउटलाइन के थ्रू, ये हमने बनाया हार्ट, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। ऊपर बनाए हमने बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स, और नीचे हमने बनाया
नीचे हमने बनाया, सॉरी ऊपर हम बना देते हैं लंग्स, और नीचे हम बना देते हैं बॉडी ऑर्गन्स। अब हमने क्या देखा था, लेफ्ट एट्रियम में कहां से आ रहा था ब्लड, ब्लड आ रहा था लंग्स से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा था बॉडी ऑर्गन्स में। फिर बॉडी ऑर्गन्स से कहां पर जा रहा था, बॉडी ऑर्गन्स से जा रहा था राइट एट्रियम में। और राइट वेंट्रिकल से कहां पर जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से जा रहा था लंग्स में। ये जो हमने बनाया ये आपको समझ में आया होगा, हमने प्रीवियस डायग्राम में इसे देखा था। ये देखिए, लेफ्ट जो एट्रियम है उसमें लंग्स से आता है, इधर भी हमने यही बनाया। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में बॉडी ऑर्गन्स में किसके थ्रू जाता है, एओर्टा के थ्रू। बॉडी ऑर्गन्स से राइट एट्रियम में किसके थ्रू जाता था, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ठीक। फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके थ्रू जाता था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक। ये हमने देखा था। तो ये जो सर्कुलेशन है, ये जो लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है और ये बॉडी ऑर्गन्स के बीच का सर्कुलेशन है, इसको हमने दो नाम दिए हैं, इन सर्कुलेशन के हमने नाम दिए हैं। इसको तो कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस वाले जो सर्कुलेशन है जो इसके और इसके बीच में हो रहा है उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आया, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और बॉडी ऑर्गन्स से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, तो इसे कहते हैं, जो ये सर्कुलेशन हुआ इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और लंग्स से निकलकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये दो टर्म है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल जो कि होती थी 72 साइकिल पर मिनट, उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो हमने ये बनाया हार्ट, ये हमने बनाया हार्ट, और हमने ये बनाई वेन्स और इसके गेट। ये हमने बनाई एओर्टा, ये हमने बनाई पल्मोनरी आर्टरी, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये हमने बनाए वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये हार्ट साइकिल है वो काम कैसे करती है, ब्लड कैसे जाता है, कैसे इसमें से निकलकर इसमें आता है, फिर आगे जाता है, तो उनके लिए हम टर्म्स का यूज लेते हैं। तो आप देखिए, यहां पर आया ब्लड लंग्स के थ्रू, यहां पर रक्त जब आता है तो ये रक्त आते टाइम ये फूला हुआ ऐसा रहेगा, और इसे हम कहेंगे
फर्स्ट टर्म आलिंद अनुशीथिलन, आलिंद अनुशीथिलन, ठीक। एट्रियल डायस्टोल, ठीक। जब इसमें यहां से रक्त आएगा लंग्स से तो ये फूला हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें रक्त आना है तो इसको थोड़ा स्पेस देना होगा रक्त को, ताकि रक्त इसमें से आ सके। और ये होता है कि जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ये जब फूला तो ये भी फूलता है। दोनों ही अनुशीतलन, दोनों ही डायस्टोल एक साथ होते हैं, दोनों में ही रक्त एक साथ आता है, तो यहां से भी जो रक्त आएगा वो भी एक साथ आएगा। यहां से जब ब्लड आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये दोनों एक साथ आते हैं और ये आलिंद अनुशीथिलन की स्थिति होती है। और जब ये अनुशीथिलन, जब ये ऐसे फूले हुए होते हैं तो ये दोनों होते हुए हैं सिकुड़े, ये दोनों सिकुड़े होते हुए हैं, जिसे कहते हैं डायस्टोल। ये फूला हुआ है तो ये सिकुड़ा हुआ रहेगा, अगर ये सिकुड़ा हुआ है तो ये फूला हुआ रहेगा, और ये फूला हुआ है तो ये सिकुड़ा हुआ रहेगा। देखिए अब हम इसमें ब्लड का फ्लो देखते हैं कैसे जाता है। इसमें से हम एक साइड का देखते हैं, ये जो आलिंद है, आलिंद फूला और इसमें आया ब्लड। अब इस ब्लड को इसको आगे भेजना है यहां से, ठीक। अब इसको आगे भेजना है तो ये तो हो जाएगा, इसको आगे भेजना है तो इसको लगाना पड़ेगा प्रेशर। अब ये जो आलिंद प्रेशर लगाएगा तो आलिंद सिकुड़ेगा, आलिंद प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगाने के लिए इसको थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, उसे कहते हैं आलिंद संकुचन। एट्रियल सिस्टोल, ठीक। ये दोनों एट्रियल एक साथ ही होते हैं, लेकिन हम एक का अध्ययन कर रहे हैं। पहले इसमें ब्लड आया तो ये अनुशीतलित हो गया, फिर इस वाले ब्लड को इसको इसमें भेजना है तो ये सिकुड़ गया, इसे बोलते हैं आलिंद सिस्टोल। सिकुड़ गया तो ये होगा फैला हुआ, इसको क्योंकि इसके अंदर ब्लड लेना है तो ये फैल जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं निलय अनुशीथिलन। एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। इसको इसके अंदर रक्त लेना है तो ये फैलेगा, ताकि रक्त को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिल सके, तो ये फैल गया। अब इस वाले को रक्त आगे भेजना है तो आगे भेजने के लिए इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड के ऊपर, ताकि ये जो ब्लड है यहाँ से निकलकर इस जगह पर जा सके। तो सबसे पहले तो यहां से आया ब्लड आलिंद में आया, तो इसको रक्त को जगह देने के लिए ये फैला, तो उसे कहते हैं आलिंद अनुशीथिलन। फिर यहां से रक्त को जाना है निलय में, तो निलय में भेजना है तो इसको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा रक्त के ऊपर, ताकि रक्त नीचे की ओर मूव कर सके, तो नीचे की ओर मूव कर सके, इसलिए ये लगाता है प्रेशर। और ये जब प्रेशर लगाता है तो उसे कहते हैं आलिंद संकुचन या एट्रियल सिस्टोल। अब ये एट्रियल सिस्टोल करेगा तो इसमें जो निलय है उसमें रक्त जाने के लिए इसको जगह देनी होगी, तो ये जगह देगा तो उसे कहते हैं आलिंद अनुशीथिलन। अब इसने इसको जगह दे दी, ये आलिंद जो निलय है वो हो गया अनुशीथिलित, निलय अनुशीथिलित हो गया। निलय जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल हो गया। अब वेंट्रिकल को ऊपर भेजना है रक्त बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में भेजने के लिए इसको भी लगाना पड़ेगा इसकी वॉल्स पर प्रेशर। ये प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से जो ब्लड है प्रेशर लगाएगा तो ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाते हैं और ये वाला वॉल्व ओपन रह जाता है, और ये ओपन रहता है तो यहाँ से ब्लड
ऊपर चल जाता है। इसे कहते हैं निलय संकुचन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले आलिंद में जाता है, आलिंद में जाता है तो आलिंद जगह देता है उसे और वो फैल जाता है। रक्त को जगह देने के लिए फिर इसको नीचे भेजना है तो ये सिकुड़ेगा, फिर सिकुड़ेगा तो इसमें जाएगा, फिर इसको जगह देने के लिए इसको फैलना होगा, फिर इसको फर्दर आगे भेजने के लिए इसको भी प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड के, और ब्लड जाएगा आगे। और ये दोनों प्रोसेस इसमें एक साथ ही चलती रहती है। अगर ये फैलेगा तो ये भी फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये भी सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा, आलिंद सिकुड़ेगा तो दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ेंगे, और दोनों आलिंद फैलेंगे तो दोनों आलिंद एक साथ फैलेंगे। तो इसमें जब ब्लड आता है उसी के साथ साथ ये अगर फैल रहा है तो ये भी फैलेगा और इसमें भी आएगा ब्लड जिसमें है ऑक्सीजन की कमी। तो दोनों आलिंद एक साथ अनुशीतलित होते हैं। दोनों आलिंद, एट्रियल जो डायस्टोल है वो एक साथ होता है, एट्रियल जो सिस्टोल है वो दोनों का एक साथ होता है, और निलय अनुशीतलन दोनों निलयों का एक साथ होता है, और निलय संकुचन भी दोनों निलयों का एक साथ होता है। लेकिन ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। अगर ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, और ये फैलेंगे दोनों तो ये सिकुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं निलय संकुचन। निलय संकुचन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ब्लड आ गया, वेंट्रिकल जो है उसमें रक्त आ गया, अब इसको भेजना है आगे। वेंट्रिकल सिस्टोल कब होगा, जब इसको भेजना होगा आगे। तो ये इसमें ब्लड आया तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा और ब्लड यहां से जाएगा आगे। जब ये सिकुड़ेगा तो ये जो मैंने गेट आपको बताए थे, ये मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि ये एक ही दिशा में ओपन होते हैं। ये वाला इधर की दिशा में ही ओपन होगा, ये वाला इधर की दिशा में ही ओपन होगा, और ये इधर और ये इधर। तो जब ये सिकुड़ेंगे तो ये गेट हो जाएंगे बंद, ये ऐसे हैं तो ये हो जाएंगे बंद, क्योंकि इन पे प्रेशर लगेगा अपर की साइड, और अपर की साइड ये खुलते नहीं हैं। ये है हमारे बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, ताकि जो ये ब्लड हमको इधर से ऊपर भेजना है वो दोबारा आलिंद में ना जा सके। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो जाते हैं बंद। और इसी के साथ मैंने क्या बताया था कि दोनों निलय एक साथ ही सिकुड़ेंगे तो, और एक साथ ही फैलेंगे तो अगर इस वाले निलय में सिस्टोल हो रहा है तो इस वाले निलय में भी होगा सिस्टोल। यहां से ये जो ब्लड आया था, ये ब्लड यहां से आया, इसको भी जाना है ऊपर, तो इसको भी ऊपर जाना है, तो क्या होगा, ये भी सिकुड़ेगा तो दोबारा ये वाला जो वॉल्व है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये भी हो जाएगा बंद, क्योंकि ये जो वॉल्व है एक ही दिशा में खुलता है, ये इधर की दिशा में ही खुलता है, और जब ये ऐसे सिकुड़ेगा तो इन पर भी दबाव लगेगा, और ये इधर की साइड तो खुल नहीं सकते, इसलिए ये हो जाएंगे बंद। और ये जो वॉल्व है जिनके थ्रू ब्लड आगे जाना है, इसके थ्रू ये वाला ब्लड जाना है आगे, तो ये जो वॉल्व है ये रह जाते हैं ओपन। तो ये जो ओपन रह जाते हैं तो इसके थ्रू ब्लड चल जाता है ऊपर, और यहां से चल जाता है ऊपर, क्योंकि दोनों एक साथ
सिकुड़ेंगे, दोनों एक साथ सिकुड़ेंगे तो दोनों जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। तो उससे जो आवाज आती है वो होती है लब, LUB, लब, इससे आवाज आती है। जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रेशर लगाया और ये एक ही दिशा में खुलते हैं, ये ऊपर की दिशा में नहीं खुल सकते, तो हमने क्या देखा, निलय संकुचन के दौरान फर्स्टली क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये हो जाते हैं बंद, ये हो जाते हैं क्लोज। और ये जब क्लोज हो जाते हैं तो एक आवाज आती है लब, इसमें होता है, ये जो आवाज होती है ये होती है 0.3 सेकंड की। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जो ये लब आवाज आई इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व रक्त के प्रेशर की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर की साइड में खुल नहीं सकते हैं, तो एक आवाज आती है जिसे कहते हैं लब। और इसी दौरान ये जो सेमी लूनर वाल्व है, ये इनका नाम क्या था, इनका नाम था सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। और इसी के दौरान ये जो सेमी लूनर वाल्व है वो रहते हैं ओपन। ये हो जाते हैं ओपन ताकि ब्लड जा सके, ताकि रक्त इन नलिकाओं के थ्रू ऊपर जा सके। ठीक है, अब इन नलिकाओं के थ्रू जो ये रक्त है वो चल गया ऊपर, यहाँ से सारा ये जो नीले का रक्त है इनमें प्रेशर लगा, और ये जो इनमें जो ये रक्त है वो हो गया खाली, इनमें अब कोई रक्त नहीं है, सारा रक्त चला गया है ऊपर, सारा रक्त चला गया है ऊपर। अब ये ऊपर रक्त चला गया तो ऐसा हो सकता है ना कि जो ऊपर से रक्त है वो भी प्रेशर डाले और वो दोबारा निलय में आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर एक साथ गया है बहुत सारा रक्त। अब ये प्रेशर डालेगा और नीचे आने की कोशिश करेगा, इसलिए हमारा हार्ट क्या करता है, क्योंकि ये वाले जो वॉल्व है, ये वाले जो गेट है वो भी ऊपर की दिशा में ही ओपन होते हैं, और अगर इन्होंने ऊपर वाले जो ब्लड ऊपर गया है उसने प्रेशर डाला नीचे की साइड की, इस ब्लड को नीचे की साइड आ सके, ये ऊपर क्योंकि बहुत सारा ब्लड है, अगर ये प्रेशर डालेगा नीचे की साइड तो ये जो वाल्व है ये क्योंकि इसी दिशा में ओपन होते हैं, ये अगर इनको नीचे की दिशा में प्रेशर डालेंगे तो ये भी हो जाएंगे क्लोज, ये वाल्व भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर बनाए हमने वॉल्व, अगर इन पर नीचे की दिशा में प्रेशर डाला तो ये भी हो जाएंगे क्लोज। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसके जो लास्ट में ये सेमी लूनर वाल्व है वो भी हो जाते हैं क्लोज। लास्ट में क्या हुआ, सेमी लूनर वाल्व भी क्लोज हो जाते हैं, और इस वाले जो क्लोज हो जाते हैं इस दौरान जो साउंड आता है वो होता है डब, और ये साउंड आता है 0.2 सेकंड तक। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमें दो टाइप के साउंड हमें सुनाई में देते हैं, एक होता है लब जो कि होता है 0.3 सेकंड का, एक होता है डब जो कि होता है 0.2 सेकंड का। हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारी जो हार्ट रेट होती है
एक हार्ट साइकिल में कितना टाइम लगता था? 0.8 सेकंड का। बचा कितना? 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड कहाँ गए? क्योंकि एक टाइम तो हमने ये डिवाइड कर दिया कि ये जब बंद हुए तब ये आया साउंड, और ये जब बंद हुए ये साउंड आया, और इनमें लगा इतना टाइम। लेकिन जो बीच का जो प्रोसेस है, बीच का जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो लगता है 0.3 सेकंड का। जो गैप आया है वो है 0.3 सेकंड का। तो इस प्रकार एक हार्ट बीट जो है उसमें लगा था 0.8 सेकंड का टाइम। 0.3 ये रहे, 0.2 सेकंड ये रहे, 0.3 सेकंड जो इनके बीच में आया था गैप। तो ये है निलय संकुचन। निलय संकुचन हमने पढ़ लिया, और निलय संकुचन के साथ ही हमने ये भी समझ लिया था कि आलिंद अनुशीथिलन क्या होता है, आलिंद संकुचन क्या होता है, फिर निलय अनुशीथिलन और निलय संकुचन क्या होता है। तो निलय संकुचन से यहाँ पर गया ब्लड, अब ये निलय हो गए खाली, निलय खाली हो गए, तो ये इस तरह से थे, इनमें अब ब्लड आना चाहिए, तो ये दोबारा हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसे कहेंगे निलय अनुशीथिलन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल होंगे, क्योंकि इनमें अब रक्त नहीं है, तो ये फैल जाएंगे रक्त को लेने के लिए, और ये जब फैलेंगे तो ऊपर वाले सिकुड़ेंगे, तो यहाँ से जो ब्लड है वो प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लग के कहाँ आएगा? इस वाले निलय में। ठीक, अब ये निलय अनुशीतलित हो गए तो इसमें आ गया ब्लड, और ये सिकुड़ जाएंगे। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो इनका जो ब्लड है वो आ गया इसमें, इनका जो ब्लड वो इसमें आ गया, तो इनमें हो जाएगी रक्त की कमी। अब इनमें रक्त की कमी हो गई सिकुड़ने की वजह से, तो एट द एंड ये क्या करेंगे? ये दोबारा फैलेंगे और यहां से ब्लड वापस इनके अंदर लेंगे। आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो हार्ट साइकिल अभी हमने देखा था, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? एक होता है आलिंद अनुशीथिलन, एक होता है आलिंद संकुचन, एक होता है निलय अनुशीथिलन, और एक होता है निलय संकुचन। ये आपको याद रखना है कि दोनों जो आलिंद है एक साथ अनुशीतलित होते हैं, एक साथ सिस्टोल होते हैं, और एक साथ ही डायस्टोल होते हैं। दोनों निलय एक साथ ही सिस्टोल होते हैं और एक साथ ही डायस्टोल होते हैं, और ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। अगर ये सिस्टोल होगा तो ये डायस्टोल होगा, अगर ये सिस्टोल होगा तो ये डायस्टोल होगा, ये फैलेगा। ठीक, ये हमने पढ़ी हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। हमने जब हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने एक संरचना को उस टाइम छोड़ दिया था। वो संरचना क्या थी? जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की जो ये राइट एट्रियम का जो ये राइट एट्रियम की जो संरचना है, उसमें यहां पर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जो कि होती है पेशियों की बनी हुई। या मसल्स की बनी हुई, मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस जगह, जिसे नाम देते हैं एस ए नोड। ठीक, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो मसल्स की बनी हुई होती है। इस जगह में राइट आलिंद की राइट एट्रियम की दीवार में एक मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं एसए नोड। इसी प्रकार जो ये वेंट्रिकल है उसमें भी इस जगह पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे कहते हैं एवी नोड। ये क्या होते हैं इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने पढ़ा था ये हार्ट, ये हमने पढ़ा था हार्ट, और हमने क्या बोला अभी अभी? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि होती है मसल्स की बनी हुई, और इसे नाम दिया हमने
SA नोड, और यहां पर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हमने नाम दिया AV नोड। अब इनका वर्क क्या होता है ये आप देखिए। जो SA नोड होता है इसमें पाई जाती है स्व उत्तेजना की क्षमता। स्व उत्तेजना मीन्स जब भी ये हार्ट अपना वर्क फंक्शन करना चालू करेगा तो किसकी वजह से करेगा? SA नोड की वजह से। SA नोड की वजह से इसमें स्व उत्तेजना आएगी, और स्व उत्तेजना ये सेल्फ ही एक्टिवेट होगा, और सेल्फ ही एक्टिवेट होगा ये तो आलिंद को या तो फैलाएगा और या सिकुड़ाएगा, जो हमने हार्ट साइकिल में पढ़ा था। तो यहाँ से जो ये संकेत भेजता है पूरे आलिंद में कि तुमको या तो फैलना है या सिकुड़ना है, तो ये दोनों साइड के आलिंद में एक संकेत भेजेगा कि या तो तुमको फैलना है या सिकुड़ना है, और ये यहां से ही चालू होती है। ह्यूमन का हार्ट होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक मीन्स क्या होता है? मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब शुरू करने वाला, या मसल्स से ही इसकी जो ये हार्ट साइकिल हमने आगे देखी थी वो किससे इनिशिएट होती है? वो होती है SA नोड के द्वारा इनिशिएट। SA नोड के द्वारा वो प्रारंभ होती है, क्योंकि SA नोड सेल्फ ही एक्टिवेट हो जाता है, और सेल्फ ही एक्टिवेट होकर ये दो आलिंद हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, इनको भेजता है ये संदेश, इनके साइड पर ये भेजता है तरंगे कि तुमको या तो फैलना है या सिकुड़ना है, तुमको या तो फैलना है या सिकुड़ना है। ये कौन बताता है? सबसे पहले SA नोड। तो ह्यूमन का हार्ट की जो हार्ट साइकिल है वो इनिशिएट कौन करता है? SA नोड। और SA नोड हमने क्या देखा था? ये होता है मसल्स से बना हुआ, मसल्स से, पेशियों से बना हुआ होता है। तो ये पेशियों मतलब मायो और जेनिक, मायोजेनिक मतलब ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, जो कि ये मसल्स की बनी हुई जो संरचना है उसके द्वारा हमारा हार्ट धड़कना चालू करता है। अब ये जो इसने संकेत भेजा ये एट्रियम तक ही जाता है, इसको जो ये वेंट्रिकुलर है उस तक जाने के लिए ये संदेश भेजता है इसको। ये जो इसने यहाँ पर तरंगे भेजी वो पहुंचती है इस AV नोड के पास। आलिंद तक जो तरंग है वो भेजता है SA नोड, उसके बाद तरंगे भेजी जाती है AV नोड के पास SA नोड के थ्रू। AV नोड क्या करता है? इन जो तरंगे हैं उनको आगे की ओर भेजता है, और आगे की ओर किसके थ्रू भेजता है? एक तो ये इस लाइन के थ्रू भेजेगा और इस लाइन के थ्रू भेजेगा, ये जो दीवार है उसके थ्रू भेजेगा। इसको कहते हैं हींज का पुल। हींज का पुल, और इसमें होते हैं यहाँ पर इस तरह की संरचना पाई जाती है जो कि निलय की दीवारों में बनी हुई होती है। इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु। तो SA नोड ने संदेश भेजा इन एट्रियम के पास, और एट्रियम ने इनका काम किया, इन्होंने ये या तो फैले या फिर ये सिकुड़े। अब इसने जो संदेश है वो एट्रियम तक ही भेजा। अब इसको आगे यहाँ पर भी तो इसको फैलाना है या सिकुड़ाना है। अब इसको फैलाने या सिकुड़ाने के लिए ये संदेश भेजता है AV नोड के पास, और AV नोड यहाँ से यहाँ से इस रास्ते से होते हुए संदेश भेजता है इन पुरकिंजे फाइबर्स के पास। और ये पुरकिंजे फाइबर क्या करते हैं? ये हार्ट को या तो ये हार्ट की दीवारों में पाए जाते हैं, और जो दीवारों में पाए जाते हैं तो ये या तो इसको सिकुड़ेंगे या फिर इसको फुलाएंगे, या तो इसको सिस्टोल करेंगे या इसको डायस्टोल करेंगे। तो इस प्रकार जो ये
संकेत है, ये संदेश है जो SA नोड और AV नोड के थ्रू इसमें भेजे जाते हैं, जो कि हार्ट बीट को इनिशिएट करने में काम आते हैं। ये हमने पढ़ा SA नोड और AV नोड, जो कि पाया जाता है ह्यूमन हार्ट में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफ मतलब इसका हमें निरूपण करना है ग्राफ की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है उसे हम देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इसमें हमारा हार्ट होता है। हार्ट जब कार्य करता रहता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, क्रियाशील अवस्था। हार्ट की क्रियाशील अवस्था, हार्ट की फंक्शनल स्टेज। फंक्शनल स्टेज में जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो उत्पन्न होता है, उसका हम अगर ग्राफ के फॉर्म में उसको हम दर्शाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हार्ट जब हार्ट बीट काम करती है तो हार्ट बीट काम करती है तो उसकी क्रियाशील अवस्था में हमें उसमें कुछ इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज है वो उसमें हमें नजर आता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को समझने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में हम एक साइड लिखेंगे समय, समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है, और एक साइड हम लिखेंगे विभव। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस। इसमें हमको ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाला जो ग्राफ है उसको हमें इस वाले जो ये मैंने बनाया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें हमको दर्शाना है। और इसके लिए हम ये भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाने के लिए जो यंत्र काम में आता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट जब काम करता है तब हम उसमें हार्ट काम करता है तो उसमें हमें देखने के लिए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक हमें विद्युत विभव प्राप्त होता है जिसे हम ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। तो वो जो विद्युत विभव होता है वो कुछ इस तरह का हमें प्राप्त होता है। जो विद्युत विभव है वो हमें इस तरह का प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे बॉडी पर लगाए जाते हैं। और जब वो हमारी बॉडी पर लगाए जाएंगे तो जब हार्ट धड़केगा, हार्ट की जो बीट है वो चालू होगी, तो जैसे वो लब साउंड और डब साउंड है तो वो लब साउंड और डब साउंड इस ग्राफ के रूप में हमें दिखाई देंगे। जो आलिंद संकुचन, निलय अनुशीथिलन, निलय संकुचन हमने पढ़ा था, तो उस दौरान ये इलेक्ट्रोड लगाने के दौरान हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कैसी संरचना दिखाई देती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखने के लिए हमने इलेक्ट्रोड बॉडी पर लगाए
और हमने देखा कि किस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो पहले तो हम इनके नाम देते हैं, P, Q, R, S और T। ये कब प्राप्त होता है, मतलब ये आलिंद अनुशीथिलन के दौरान प्राप्त होता है या आलिंद संकुचन के दौरान प्राप्त होता है, निलय अनुशीथिलन के दौरान प्राप्त होता है या निलय संकुचन के दौरान प्राप्त होता है, ये हमें एक बार देखना है। तो जैसे ही हार्ट साइकिल चालू होती है, हार्ट साइकिल चालू होगी तो उस दौरान एक बार होगा आलिंद संकुचन, आलिंद संकुचन, आलिंद होएगा सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल होगा। और जैसे ही एट्रियल सिस्टोल होगा तो हमें उस मशीन में इस तरह की एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, इस तरह की ग्राफ में निरूपण हमें नजर आएगा। और ये निरूपण हमें कब नजर आएगा, तब जब होगा आलिंद संकुचन। एट्रियल सिस्टोल, जब हमारी हार्ट बीट चालू होगी और उस दौरान जब एट्रियल सिस्टोल चालू होगा, तो जब एट्रियल सिस्टोल चालू होगा तब हमें इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में इस तरह की हमें स्ट्रक्चर नजर आएगी। क्योंकि इस तरह की स्ट्रक्चर मतलब विभव बढ़ गया, पहले विभव इतना था, पहले हार्ट में विभव इतना था और जैसे ही आलिंद संकुचन हुआ विभव इतना बढ़ गया। तो ये वाला जो हमें संरचना है वो संरचना दिखाई देती है एट्रियल सिस्टोल के दौरान। फिर ये QRS, QRS हमें कब दिखाई देती है, इसे हम देखते हैं। ये QRS वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देती है जब होता है निलय संकुचन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये आप देखिए, ये जो संरचना है वो थोड़ी, ये जो ग्राफ में जो स्ट्रक्चर आई है वो इन दोनों की तुलना में थोड़ी बड़ी है। ये बड़ी क्यों है, ये बड़ी इसीलिए है क्योंकि हमको करना था यहाँ से ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा प्रेशर, इस जगह पे हमको लगाना पड़ेगा। और हमने जब ज्यादा प्रेशर निलय संकुचन के दौरान लगाया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफीय निरूपण हमें प्राप्त होता है जो इन दोनों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ये हो गया निलय संकुचन। और टी, ये जो हमें आगे प्राप्त हुआ है ये हमें कब प्राप्त होता है, टी किसका निरूपण करता है, टी है हमारे, ये निलय संकुचन हो गया, टी करेगा जब हमारे निलय अनुशीतलित होंगे। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तब हमें कुछ इस तरह की संरचना नजर आएगी। अब मैंने आपको बताया कि जब आलिंद संकुचन होगा, ऊपर से जब आलिंद सिकुड़ा तो हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हमें कुछ इस तरह का विभव बढ़ा हुआ नजर आएगा। फिर आलिंद संकुचन हुआ और फिर इसके बाद आलिंद संकुचन के बाद हमने ये जो स्ट्रक्चर देखी, ये जो ग्राफीय निरूपण देखा वो है निलय संकुचन का, क्योंकि निलय संकुचन में हमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसीलिए जो विद्युत विभव वोल्टेज है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये है निलय संकुचन। फिर इसके बाद आता है निलय अनुशीतलन। जब निलय अनुशीतलित होते हैं तो हमें दिखाई देती है कुछ इस प्रकार की संरचना। अब इसमें मैंने एक चीज नहीं बनाई है क्योंकि हमने पढ़े थे 4 स्टेप। आलिंद संकुचन के बाद हमने आलिंद अनुशीतलन को नहीं पढ़ा। आलिंद अनुशीतलन,
एट्रियल डायस्टोल। हमने एट्रियल डायस्टोल का कहीं पर भी कुछ भी ऐसे ग्राफीय निरूपण नहीं किया। हमने एट्रियल डायस्टोल का क्यों ऐसे नहीं बनाया, क्यों ऐसे मशीन में जब हम विद्युत विभव को देखते हैं कि जब ये आलिंद अनुशीतलित होते हैं, संकुचित होते हैं, तो किस प्रकार का विद्युत विभव में परिवर्तन होता है, वो हमने इस आलिंद अनुशीतलन के दौरान क्यों यहाँ पर नहीं आया है। तो इसके लिए हम देखते हैं, जब आलिंद अनुशीतलित होते हैं, मैंने क्या बताया था कि एक फूलेगा ऊपर वाला तो नीचे वाला सिकुड़ेगा, अगर नीचे वाला फूलेगा तो ऊपर वाला सिकुड़ेगा। यहां देखिए आप, आलिंद जो अनुशीतलन कब होगा, आलिंद अनुशीतलन होगा तो उसी के पैरेलल नीचे क्या चल रहा होगा, नीचे जो निलय है वो सिकुड़ रहा होगा, निलय संकुचन चल रहा होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल उस टाइम चल रहा होगा, क्योंकि ऊपर अगर आलिंद फैलेगा तो नीचे निलय सिकुड़ेगा, निलय सिकुड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें भेजना है पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड, और ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक साथ चलती है, और एक साथ चलने के कारण, क्योंकि इस वाला वोल्टेज ज्यादा होता है और इस वाला थोड़ा इसकी तुलना में कम होता है, इसलिए ये दोनों हो जाते हैं ओवरलैप, और जब ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं तो उस वजह से यहाँ पर केवल निलय संकुचन वाला ही साइन आ पाता है। मैंने पहले निलय अनुशीतलन बोला होगा, निलय संकुचन। जब निलय संकुचन होता है तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और इसमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा आता है, निलय संकुचन के दौरान वोल्टेज ज्यादा आता है, और उसी के साथ पैरेलल क्या चल रहा होता है, आलिंद अनुशीतलन या एट्रियल डायस्टोल, ये दोनों क्रियाएं चल रही होती है एक साथ, और जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही होती है तो ये और ये हो जाती है ओवरलैप, और ओवरलैप हो जाती है तो यहाँ पर ओनली हमें दिखाई देता है निलय संकुचन वाला साइन, और आलिंद अनुशीतलन या एट्रियल डायस्टोल का हमें कोई भी ऐसे विद्युत विभव में परिवर्तन हम ग्राफ के थ्रू नहीं देख पाते, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हार्ट जब क्रिया करता है, हार्ट साइकिल जब चालू होती है, हार्ट बीट जब होती है, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो कि एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान उत्पन्न होते हैं, उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर जब निरूपण किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर जब निरूपण किया जाता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसे आप एक बार समझिए। ठीक है, हमारा एक और टॉपिक हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब नेक्स्ट हमें क्या लेना है, नेक्स्ट हमें लेना है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट हम आगे पढ़ते हैं। हार्ट रेट का जो नियमन है वो कैसे होता है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, इसमें जो हार्ट बीट है उसको इनिशिएट कौन करता है, SA नोड, जो कि आगे भेजता है AV नोड के पास इंफॉर्मेशन, और AV नोड पूरे हार्ट में भेज देता है, और इस प्रकार हमारी हार्ट बीट काम करती है, हार्ट बीट आगे बढ़ती है। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट का नियमन, वो एक SA नोड हार्ट रेट इनिशिएट तो कर देगा, उसको आगे भेज भी देगा, लेकिन हार्ट रेट कब बढ़ती है कब कम होती है उसका जो नियमन है वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। हार्ट रेट कब बढ़ेगी
और कब कम होगी, इसका नियमन किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा। रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन में एक संरचना होती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो हार्ट रेट का नियमन करता है। हार्ट रेट ज्यादा होगी या कम होगी उसका नियमन कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। और ये रिलेटेड होता है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको जब हम पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप यही समझिए कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उसके थ्रू ये हार्ट रेट कम या ज्यादा होती है। तो हम क्या देखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हार्ट के पास दो प्रकार की तंत्रिकाएं भेजता है। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, चलो इसको मैं एक बार समझा देती हूं। नर्वस सिस्टम आप जब भी कभी अपनी बॉडी में एक सुई चुभाओ तो आपको उसकी जो सूचना है इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगी कि मेरे किसी ने सुई चुभाई है। वो कैसे पता चलेगी? वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी। नर्व्स के थ्रू, जो हमारे यहाँ पर नर्व्स का जाल हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, उसके थ्रू ब्रेन में जाती है। तो उनको कहते हैं नर्व। तो ये जो नर्व मिलाकर जो सिस्टम तैयार करती है, जो तंत्र तैयार करती है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। और ये 3 टाइप का होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि करता है हार्ट रेट का नियमन। ये हार्ट के पास 2 प्रकार की तंत्रिकाएं भेजता है। एक होती है प्रेरक मोटर नर्व, एक होती है निरोधक तंत्रिकाएं, इनहिबिटरी नर्व। इनहिबिटरी नर्व। तो इनके नाम से ही आपको इनके कार्य स्पष्ट हो जाने चाहिए। प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी और निरोधक तंत्रिका क्या करेगी। प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी? प्रेरक तंत्रिका जो हमारी हार्ट रेट है उसको बढ़ाने का काम प्रेरक तंत्रिका करेगी। तो प्रेरक तंत्रिका जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती है? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। और निरोधक तंत्रिकाएं क्या करती है? निरोधक तंत्रिकाएं करती है हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हार्ट के पास ये तंत्रिका भेजेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, ये इसके थ्रू संदेश भेजेगा तो हार्ट रेट कम होगी, इसके थ्रू संदेश भेजेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। ये हमारा है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो ये प्रेरक तंत्रिकाएं होती है, ये होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और ये होती है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड।
इसके बारे में आपको अभी फिलहाल ज्यादा नहीं सोचना है कि ये दोनों नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। जब हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इन दोनों के बारे में भी पता लगेगा। अभी के लिए आप याद रखिए, जो मोटर नर्व्स होती है वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और जो ये इनहिबिटरी नर्व होती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो ये हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहां से आज पढ़ना चालू किया था। हमने देखा कि जो ब्लड होता है लंग्स से निकलकर दोबारा लंग में जाता है तो उसे कहते हैं एक साइकिल, और एक साइकिल में लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम। और ऐसे ही हम देखें तो 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना टाइम लगता है, वो है 72 साइकिल पर मिनट। 72 साइकिल पर मिनट जो होती है उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। और नॉर्मली 72 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो जाएगी, और वो जो थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाएगी उसकी हमने एक रेंज लिख ली 60 से 80 साइकिल पर मिनट। हमने देखे दो टर्म हमने क्या देखे, ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया मतलब तेज और ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो। जब हार्ट रेट तेज हो जाएगी 60 से 80 साइकिल पर मिनट से तो उसे कहेंगे ट्रेकिकार्डिया, और जब स्लो हो जाएगी तो उसे कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद हमने देखा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि है हार्ट और लंग्स के बीच में पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके बाद हमने देखा हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल में हमने क्या देखा था, दोनों आलिंद अगर फूलेंगे अनुशीतलित होंगे तो एक साथ अनुशीतलित होंगे, और सिकुड़ेंगे तो एक साथ सिकुड़ेंगे। इसी प्रकार दोनों निलय अगर फूलेंगे तो एक साथ फूलेंगे, और सिकुड़ेंगे तो एक साथ सिकुड़ेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अगर ये फूलेंगे तो ये सिकुड़ेंगे, अगर ये नीचे वाले फूलेंगे तो ऊपर वाले सिकुड़ेंगे। इनको हमने नाम दिया था, टर्म नाम दिया था एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें हमने देखा था हार्ट साइकिल को आगे देखने के लिए कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसके दौरान क्या क्या होता है, तो उसके दौरान होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, और उस दौरान हार्ट साउंड आती है लब, जो कि होती है 0.3 सेकेंड तक। इसे कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये जो डब होती है इसे कहते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड होती है उसे डब कहते हैं, जो कि कब आती है, सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज हो जाते हैं तो होती है 0.2 सेकेंड के लिए डब की आवाज। और इनके बीच का गैप कितना है, 0.3 सेकेंड का। इसके बाद हमने देखा था कि जो राइट एट्रियम है उसकी दीवारों में उसकी पेशियों उसमें एक पेशियों की बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं SA नोड। और इसी प्रकार जो निलय की ये दीवार है उसमें पाई जाती है ये संरचना जिसे कहते हैं AV नोड। SA नोड क्या करता है, SA नोड इसमें स्व उत्तेजना की क्षमता पाई जाती है। इसी से हमारी हार्ट बीट इनिशिएट होती है, और हार्ट बीट इसी से इनिशिएट होती है, इसलिए ह्यूमन का हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट, क्योंकि ये मसल्स के द्वारा इनिशिएट होता है। तो यहाँ से लेके निलय तक जो संकेत है वो SA नोड उसके लिए काम करता है, और निलय में फर्दर यहाँ पर भेजने के लिए संदेशों को, ताकि ये भी फैले या सिकुड़े, उसके लिए काम करता है AV नोड। और ये वाली जो दीवार थी इसको हमने क्या नाम दिया, हीज का पुल। और इसमें यहाँ वाली दीवार में जो ये तंतु यहाँ पर तंतुनुमा संरचना यहाँ पर निकली हुई है उनको हमने नाम दिया पुरकिंजे फाइबर। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की क्रियाशील अवस्था में जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसे हम अगर ग्राफ के रूप में निरूपण करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, जिसमें हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं इलेक्ट्रोड, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आती है, जिसमें P बिंदु तो हमें दर्शाता है एट्रियल सिस्टोल को, QRS बिंदु दर्शाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, और जो निलय T बिंदु है वो दर्शाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को।
फिर इसके बाद हमने देखा रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कैसे होता है, वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू, जो कि करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क, और इससे निकलती है दो तंत्रिकाएं जो कि जाती है हार्ट तक, एक होती है प्रेरक और एक होती है निरोधक, मोटर नर्व और इनहिबिटरी नर्व। मोटर नर्व के थ्रू जब संदेश भेजा जाता है तो उस टाइम बढ़ जाती है हार्ट रेट, और निरोधक इनहिबिटरी नर्व जब संदेश भेजती है तो हार्ट रेट हो जाती है कम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे और हार्ट से रिलेटेड जो जो डिजीज होती है उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, और इन चीजों को आप रिवाइज करके आए। थैंक यू सो मच।